डॉक्टर संदीप, एक चीज और ऐड करना चाह रहा था मैं इसमें। एक्चुअली मैं आपने बहुत ही अच्छे से क्राफ्ट किया है इसको, आंसर को। एक चीज और भी है कि कुछ उदाहरण ऐसे बहुत सारी दुनिया में है हालांकि, लेकिन मुझे एक उदाहरण बड़ा आकर्षित करता है, वो नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण आकर्षित करता है एज ए लीडर। तो वो जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक गजब अद्भुत लीडर हैं। मतलब वो क्या करते थे कि हर युद्ध में जब भी उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपना एम्पायर फैलाया था, और जब भी वो युद्ध होता था तो शाम को वो अपने अपने जो भी आर्मी के ऑफिसर्स थे उनके तंबुओं में जाते थे, और उनको जो इंजरी होती थी उनकी खुद ही मलहम करते थे, उनको सबको खाने का पूछते थे, रात को पूरा सब लोगों से मिलकर आते थे। इवन जो अलेक्जेंडर है, सिकंदर जो है, उनका भी यही मॉडस ऑपरेंडी रहता था। एग्जैक्टली। तो इससे क्या है कि ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते थे उनके जो सोल्जर्स हैं, वो कहते थे कि हम तो क्या नहीं कर सकते हैं नेपोलियन के लिए, हम क्या नहीं कर सकते, हम पूरा जान दे सकते हैं अपनी नेपोलियन के लिए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ लीडरशिप, कि लीडर हमेशा फ्रंट पे जाके लीड करता है और एग्जाम्पल सेट करता है, यही चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन मिलिट्री डॉक्टर से रिलेटेड है। मिलिट्री डॉक्टर से रिलेटेड? हाँ प्लीज गो अहेड, पूछे प्लीज। सर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें एज अ डॉक्टर से छोड़ के कभी टेररिस्ट से सामना करना पड़ता है, तो सर वो इतने ट्रेन तो होते नहीं है, फिर वो कैसे कॉप करते हैं सिचुएशन से? आप ये पूछना चाह रहे हो कि मिलिट्री में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर टेररिस्ट सिचुएशन में काम करना पड़े तो कैसे करते हैं, यही पूछना चाह रहे हो आप? हेलो। हाँ अनुराधा, मैं आपके बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन तो पूछा है, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेंड नहीं होते। मिलिट्री में जो डॉक्टर्स है वो पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं, उनको एक एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं डॉक्टर दांगी को अपना कुछ वीडियोस भेज दूंगा, हमारा साल में एक बार हमको एनुअल जो फायरिंग होती है वो भी हमको क्लियर करना होता है, और उसमें मैं डॉक्टर दांगी को कभी फिर बाद में भेज दूंगा। अगर डॉक्टर दांगी चाहे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे वो वीडियो, तो उसमें आप देखेंगे कि मैं जो है AK-47 से और मशीन गन से मैं जो है अपने फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर कोई, हालांकि इसमें एक चीज और भी है, एज पर यूनाइटेड नेशन जेनेवा कन्वेंशन, जो मेडिकल एड पोस्ट होता है मिलिट्री वॉर जोन में, उसके ऊपर एनिमीज को अटैक नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई भी टेररिस्ट आके या कोई भी एनिमी आके मेरे ऊपर, मेरे कनपट्टी में बंदूक रख दे, तो नेचुरल सी बात है, आई एम ए डॉक्टर बट एट द सेम टाइम आई एम अ ट्रेन्ड सोल्जर ऑल्सो। तो मैं फिर बंदूक उठा के, क्योंकि अगर मेरे जान पे बात आती है, अगर मेरे जान पे बात आती है तो मैं डेफिनेटली जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए मैं जो है उसको गोली चला सकता हूँ वार जोन में। आई होप योर डाउट इज क्लियर। सर जब भी सर कोई न्यू चीज स्टार्ट करते हैं, न्यू थिंग, तो एक मन में डर होता है, किसी न्यू पर्सन से बात करने में डर होता है, तो सर उस डर को कैसे खत्म कर दे? अच्छा फाइन, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए ये तो सबसे मैं आपको बोलूंगा कि सबसे अच्छा तरीका है डर निकालने का, सबसे पहले तो अपना विल पावर डेवलप करें, और दूसरा ये है कि ये, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो क्वेश्चन है ना इनका, निखिल का जो क्वेश्चन है, बेसिकली ये अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन है। सो प्लीज नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं इससे पहले एक बार कई और भी जगह पे मैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था कॉलेज के, तो उस समय एक लड़की ने भी मेरे से यही सवाल पूछा था कि सर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाए किसी अनजान व्यक्ति से बात करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था, इनको भी मैं, निखिल को भी यही जवाब दूंगा। इसमें देखिए निखिल, ऐसा है कि सबसे पहले तो अपना विल पावर बढ़ाए। अब विल पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये माने कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, इफ आई हैव अ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, एक तो सबसे पहली बात ये। दूसरा ये कि आप जो है शीशे के सामने जाइए और फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी, जैसे आप मान के चलिए कुछ भी रैंडमली कुछ भी डायलॉग्स आप अपने साथ ही बोलिए। जैसे आप शीशे के सामने जाइए और बोलिए कि मेरा नाम निखिल है और मैं जो हूँ यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं फिलहाल ये पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरे इतने दोस्त हैं, एंड मेरे उनमें जितने मेरे दोस्त हैं उनमें से मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है वो ये है, वो ये है, और मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटीज ये लगती है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है,
और वो मेरी हर जरूरतों को समझता है। और इस टाइप से एक रैंडमली आप अपने साथ डायलॉग्स खुद के साथ बोलिए, शीशे में देख के खुद से ही अपने माने शीशे में अपने आप से आई कांटेक्ट करके आप अपने आप से बातें करिए, और आप धीरे धीरे पाओगे कि आपको पता चलेगा कि आप जब बातें कर रहे हो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस किस बात पे कैसे चेंज हो रहा है। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अगर डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, या अगर आप 4 दोस्त बैठे हुए हैं तो कोई भी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बीच में जैसे चाइना ने इंडिया के ऊपर बड़ा जो है एक बड़ा जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चला, और देयर आर लॉट मेनी इश्यूज, जैसे मान के चलिए कुछ भी जैसे बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, दुनिया में भी चलते हैं, हमारे देश में भी कई सारी चीजें चलती रहती हैं। क्लाइमेट एंड वेदर, कुछ भी टाइप के करंट अफेयर्स आप इश्यूज के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि 4 आप दोस्त बैठे हुए हो, आप रैंडमली अपने दोस्त को ही मैंने आप रैंडमली बोलना शुरू करिए, ठीक है चल आज मैं ना तुम लोगों से ये बात करता हूँ कि मेरे को पहली बार जब मुझे साइकिल मिली थी मेरे पिताजी से एज अ गिफ्ट, मुझे क्या खुशी हुई थी। आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो दीज आर सम स्मॉल वेज इन विच यू कैन डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर स्पीकिंग एक्यूमेन। आई थिंक ये एक तरीका हो सकता है। बाकी डॉक्टर दांगी इसके बारे में शायद और बेटर बता पाएंगे आपको, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और बेसिकली मैं छोटी छोटी टिप्स देता रहता हूँ अपने स्तर पर, लेकिन आज चूंकि आपका विशेष दिन है, हम बच्चे आपसे ही जानना चाह रहे थे। बाकी तो टिप्स मैं देता रहूंगा समय समय पर, कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है, लीडरशिप कैसे ग्रो करना है, ये सब काम करते तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता, तो उसको एक जगह कैसे सिचुएटेड करें, जैसे कि उस काम में मन कैसे लगाएं अच्छे से। समय देखिए, इसमें आपको मैं एक जवाब, वैसे तो इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, बट मैं अपने जीवन में कैसे डिस्ट्रैक्शन से मैं बचता हूं मैं वो आपको बताऊंगा। वैसे इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, सबके अपने अपने ख्यालातें होंगी इसके ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी मॉम की बात करूं, तो मेरी मॉम जो है शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम अ स्कूल। तो इनिशियली तो वो प्रिंसिपल नहीं थी, उन्होंने अपना करियर एज अ स्कूल टीचर शुरू किया था। रिटायरमेंट के लास्ट 4-5 इयर्स में वो प्रिंसिपल बनी है एंड प्रिंसिपल से रिटायर हुई। तो मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं कई बार जो है मम्मी को बोलता था कि मम्मी मुझे जो है ना रात को नींद आती है और मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खेलने कूदने का भी काफी शौक था। तो मैं खेलता कूदता बहुत था, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल कूद अपना हमेशा जारी रखता था, तो मुझे ऑब्वियसली रात को बड़ी नींद आ जाती। तो 1-2 दिन तो मैं सो गया, टेबल पे ही सो गया। मैं अपने स्कूल डेज की बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं 11th-12th में होता था। तो मैं एक दो बार तो मैं टेबल पे ही सो गया। तो मेरे मॉम ने देखा मुझे सवेरे कि बेटा क्या हो गया, कल तुम टेबल पे सो गए थे। मैंने बोला हाँ मम्मी, कब नींद आ गई पता नहीं चला, और मेरे को जो टॉपिक्स अपने पूरे करने थे वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो माई मॉम फेल्ट वेरी बैड एक्चुअली। तो उन्होंने बोला क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हें, तुम अपना जो मैं एक्चुअली उस समय बैडमिंटन के बहुत खेलता था। तो मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बैडमिंटन खेला हुआ एक्चुअली। तो मुझे बैडमिंटन का मुझे बड़ा शौक था। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम ऐसा करो, अपना बैडमिंटन और स्विमिंग भी मैं करता था, तो ऑब्वियसली बॉडी बहुत ज्यादा थक जाता था मेरा। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम्हारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है इसको अपना जो है अभी बंद करो, क्योंकि तुम्हारी सीनियर क्लासेस है, तो इसमें यू शुड मोर फोकस ऑन योर स्टडीज ऑन योर एकेडमिक्स। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे से वो नहीं होगा, अगर मैं खेलूंगा कूदूंगा नहीं तो मैं शायद और डिप्रेशन में चला जाऊंगा, तो मुझे खेलना कूदना है एंड पढ़ाई भी करनी है। तो माय मॉम टोल्ड ओके बेटा ठीक है, फिर एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि तुम्हारी नींद तुम्हें ना आए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। मैंने बोला मम्मी मुझे रात को कॉफी चाहिए होगी, एंड बोला ठीक है यू कंटिन्यू योर स्टडीज, एंड तो जब भी तुम्हें कॉफी चाहिए हो। मेरी मम्मी उस समय मैं आपको बताऊं कि बेड पे नहीं सोती थी, क्योंकि बेड में अगर वो सोती तो उनको भी पूरी नींद आ जाती। वो सोफे पे सोती ताकि मैं जब भी उनको जगाऊं तो वो मुझे कॉफी बना के दे सके। एंड वो अपने जो हमारा जो ड्राइंग रूम का जो हमारे जो ड्राइंग रूम का जो लाइट होता था उसको वो ऑन रखती थी, ताकि मतलब उनको एक तो डीप स्लीप ना आए, और जब भी मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़े वो उठ के मुझे हेल्प कर सके। तो अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन की।
ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रैक्शन होता ही है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मुझे भी हुए हैं। तो मैं जब भी डिस्ट्रैक्टेड होता था मैं अपने डिस्ट्रैक्शन होते थे बट मैं उनको कंट्रोल कर लेता था। तो मैं कंट्रोल इसमें ऐसे करता था कि मैं इमीडिएटली ना, मेरी मम्मी का जो चेहरा है वो मेरे सामने आ जाता और मैं ये सोचता था कि मेरी मॉम जो है रात भर शी इज नॉट टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप, दैट टाइम शी माइट बी इन अ 45-46 मम्मी की एज रही होगी, ऑलमोस्ट मिडिल एज होता है उस समय। एंड सुबह उठ के उनको नाश्ता भी बनाना है मेरे लिए, दिन का खाना, क्योंकि मम्मी का उस समय मॉर्निंग शिफ्ट होता था, तो वो सुबह 4-5 बजे से अप्रोक्सीमेटली वो खाना वाना बनाना शुरू कर देती, खुद का भी अपना लेके जाना, पूरे परिवार का खाना बनाना, और उसके ऊपर से मेरे लिए स्पेशल जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो पूरा करना। तो मम्मी का जो चेहरा था ना, मम्मी का जो वो सबमिसिव वाला चेहरा, एंड वो जो एक कैसे मैं समझाऊं आपको, वो जो एक वो बड़ा एक मार्मिक सा सिचुएशन बन जाता था। और मैं वो सोच के मुझे ये लगता था कि अगर मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, मेरी मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर इतना भरोसा है, इतना मेरे घर वाले मेरे ऊपर इतना आशा करते हैं, और अगर मैं उनके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा तो मैं उनको कितना दुख पहुंचाऊंगा। तो इन दैट वे मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करता था, मेरे मम्मी का फेस मैं आंखें बंद करता था और मैं ईश्वर को बोलता था, हे ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं जो है डिस्ट्रैक्शन से बचूं। एंड तब पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे मॉम का चेहरा मेरे सामने आ जाता था, मैं जैसे ही आंखें अपनी बंद करता था, एंड आई यूज्ड टू देन फोकस ऑन माय मेन वर्क, एंड इस तरीके से मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करता था। तो ये तो मैंने अपना तरीका बताया, एंड आई थिंक हर कोई इसमें आपको एक अपना तरीका इजाद करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने का। आपको भी किसी ना किसी को, चाहे वो आपके परिवार का हो या चाहे आपके वो टीचर हो, कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिसको भी आप आइडियल मानो अपने लाइफ में कि हाँ ये इंसान ने मेरे को किसी ना किसी तरीके से जो है जीवन में मोटिवेट किया है, तो आप उनके बारे में सोच के जो है अपने डिस्ट्रैक्शंस लेवल को ये देखो नहीं। एक चीज और भी ऐड करना चाहता डॉक्टर संदीप, आपने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल, उनका नाम क्या था मैं जान सकता हूँ जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा? ये आई थिंक सौम्या साहब। ठीक है सौम्या जी, आप कन्विंस हुई है मेरी बातों से या आपको मेरा जवाब सही नहीं लगा? आप बोल सकते जी सर, सही था। एक चीज और भी ऐड कर सकते संदीप, इसमें बड़ा अच्छे से आपने एक इमोशनली कनेक्ट करके बोला है। देखो बेटा सौम्या, एक चीज है कि एक कहानी ऐसे कह सकते हैं कि नदी का जो बहाव है, जैसे गंगा है ना, गंगा हिमालय से कहाँ बहती है? मैदानों की तरफ बहती है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गंगा जब हिमालय से मैदानों की तरफ बहती है, इसका मतलब है कि गंगा में जो ऊर्जा का बहाव है वो इतना तीव्र है कि वो ऊपर से नीचे ही बह सकती है, नीचे से ऊपर जाने में उसको बहुत रेजिस्टेंस होगा। गॉट इट? तो वो गंगा का एक मोटिवेशन है कि उसके पास एक मोटिवेशन है कि उसको बहना है। व्हाट द पॉइंट? यदि हमें भी अगर लाइफ में ऐसा मोटिवेशन हो कि हमने एक टारगेट रखा, जैसे मैंने कल बताया था कि पॉइंट फिक्स कर लिया आपने कि एक टारगेट है आपका लाइफ में, ठीक है, अगर आप उसको हर रोज स्ट्राइक करते हैं, उसको हर रोज क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे। कई बार डिस्ट्रैक्शन का कारण भी ये होता है कि हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है ना, या हमारा जो एम्बिशन है, ऑब्जेक्टिव है, हम उसको उसको इतना तवज्जो नहीं देते। यदि हम उसको रिगार्ड करेंगे, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने बताया कि वो मदर को इमोशनली देख रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदर तपस्या कर रही है पैरेलली, तो उनको हमेशा लगता था कि यार मुझे आई मस्ट अडहेयर विद माय ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे ही आप इमोशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं चीजों से, अपने लक्ष्य से भी ऐसे इमोशनली आप जुड़ सकते हैं, और उस पर फोकस जब रहेंगे तो बाकी सारी चीजें आपको ना दिखाई देंगी अधिक, ना सुनाई देंगी, ना ही परेशान करेंगी। आई थिंक यू गॉट योर आंसर, ठीक है ना सौम्या? जी सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटा। Yeah, God bless. Why India don't have veto power? आपका सवाल है why India not having veto power? Don't have veto power. veto power ऐसा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं? अभी जो वीटो पावर्स है आपको पता ही है कौन कौन से कंट्रीज है? देयर आर 5 कंट्रीज। Yes. इंडिया वीटो पावर नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। इंडिया आज के डेट में बहुत सक्षम कंट्री है, वी हैव वेरी गुड लीडरशिप एंड वी हैव आवर मिलिट्री पावर इज वेरी स्ट्रांग, वी आर अ कंट्री विद, आप बताइए 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, एंड हम दुनिया के 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय इन मींस ऑफ सरफेस एरिया, एंड हमारे पास 135 करोड़
अगर लोग हैं तो इसका मतलब हमारे पास 135 करोड़ ह्यूमन रिसोर्सेज है। मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम वीटो पावर नहीं बन सकते, वीटो पावर हम जनरली बन सकते हैं, बट इंटरनेशनल फोरम में कई सारे इश्यूज होते हैं, कई दूसरे कंट्रीज का कुछ प्रेशर होता होगा, इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, तो इसलिए शायद सिचुएशन ऐसा है कि अभी फिलहाल हम वीटो पावर नहीं है, बट स्टिल हम यूनाइटेड नेशंस में एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंड रखते हैं, और जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है उसमें इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और मैं ये मान के चल सकता हूँ आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें कि हम वीटो पावर भी जल्द बन जाएंगे। डॉक्टर संदीप, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। इसका एक मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। बेटा, वीटो पावर जो अभी वर्तमान में है बेसिकली 5 देशों के पास है, और ये जो यूनाइटेड नेशन है उसके 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास है, और वीटो पावर बेसिकली परमानेंट मेंबर्स ने अपने पास रखी है। लेकिन इंडिया उस पर एफर्ट्स लगा रहा है। इंडिया की अभी जो पावर है, जिस क्षमता के साथ हम बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम वो स्ट्रक्चर भी बदलें जो सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के साथ है। हम अपना अथॉरिटी भी वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लीज म्यूट, ये कौन है? हाँ, तो उसमें एक चीज और भी है कि अभी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी जो मिलिट्री सपोर्ट है, या जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो कई जगह पर जो आर्मीज भेजी जाती है, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबली, ये दुनिया जानती है। तो इसलिए हम आगे आने वाले समय में, बहुत कम समय में भी शायद एक वीटो पावर वाले कंट्री हो सकते हैं।